भैया 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 अरे साहब चली गई दुनिया हमारे को, हमारी दुनिया चली गई है भाइयों, हमारी दुनिया सब चल गई। नहीं सारे कमे के कुछ नहीं जाएगा। अरे को इन्हें पैदा किया, लेकिन हमको कभी फील नहीं हुआ कि मेरी माँ बोलती नहीं है। हमको ये कभी एहसास नहीं हुआ। हर बात को बताती थी, हर बात को समझती थी, लेकिन मैं इस बात को कैसे इसको बताऊँ। इसको मार दिया साल, उसने मार दिया इस। दोस्तों नमस्कार। इस समय हमारी मौजूदगी जौनपुर जिले के अंतर्गत एक ग्राम सभा पड़ता है हरबसपुर, थाना है सराय ख्वाजा। हम बता दें जो जौनपुर जिला है अब तक तो मशहूर था क्राइम के मामले में आजमगढ़, लेकिन इस समय जो स्थिति बनी हुई है जौनपुर जिले की, यहाँ पर 6 महीने के अंदर हम आपको बता दें कुम्हार के 2 बच्चे थे, उनको जो है बदमाशों ने बीच चौराहे पर, जैसे लोग कहते हैं कि अगर कोई सुनसान जगह तो हम मत जाना, बीच चौराहे पर चाकू से मार देते हैं। यानी दोनों बच्चे, यानी उनका दिया बुझ जाता, केवल 2 बच्चे होते हैं। उसके बाद वारदात होती है। डॉक्टर पटेल जो बच्चों के जो डॉक्टर थे, उनको जो है बदमाश रात में गोली मार करके जो है चले जाते हैं। अभी हाल में 1 हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, 2 यादव को लोग जो है कुल्हाड़ी से काट डालते हैं, वो भी शाम को 5-6 बजे के आसपास। और बता दें जस्ट अभी 3 दिन पहले की बात है, इसी जौनपुर जिले के अंतर्गत एक पत्रकार थे आशुतोष श्रीवास्तव जी, उनको भी बदमाशों ने बीच चौराहे पर गोलियों से दिन दहाड़े भून डाला। आखिर में जो क्राइम हो रही है, ये एक तरफ सरकार के वादे हैं कि जो भी गुंडे हैं, भूमाफिया हैं, जो भी बदमाश हैं, दहशत हैं, या यूपी छोड़ करके नेपाल चले गए हैं, या नेपाल चले गए हैं, या सारे लोग जौनपुर में आ गए हैं। मैं ये सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि अब हम लोगों को भी डर होने लगा है जब से पत्रकार श्रीवास्तव यानी जो आशुतोष श्रीवास्तव जी को जो है दिन दहाड़े गोलियों से भून डाल दिया जाता है, और इसके बाद जो बदमाश फरार हो जाते हैं। दुर्भाग्य की बात है कभी तक वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए, जो कि दिन दहाड़े मार के चले जाते हैं। और मैं जिस घर पे मौजूद हूँ बता दूं कि लाल जी यादव जी हैं, जिनकी उम्र लगभग जो है 65 से 70 के बीच के आसपास रही होगी। ये भी अपने घर से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर पाही थी, जहां पर वो 25-30 वर्षों से लगातार रहते थे। वहां पर अपना इनका यादव वंशी हैं, आप लोग जानते हैं जो पशुपालन है, इनका वंशांगत धंधा होता है। वहां पर जो है 10-12 इनकी भैंसें थी, और उन्हीं से इनका जो है रोजी रोटी का मामला चलता था। वहाँ पर एक कुछ शौकीन भी थे, वहाँ पर एक घोड़ा भी रखे थे। तो इस तरीके से उनको एक दरिंदा आता है रात में, और उनको जो है जैसे जिस तरीके से बीच चौराहे पर बकरे को एक जो है कसाई काटता है, उसी तरीके से व्यक्ति को जो है यहाँ पर रात में लगभग 9-10 बजे के आसपास जो है वह व्यक्ति, वह दरिंदा, वह बदमाश उनको काट डालता है। आइए मैं बता दूं कि सबसे दुखद बात यह है कि आप लोग इतिहास जानते होंगे, जो आल्हा रुदल की जो कहानी चली है, बाप बदला, जो बाप थे उनको मारने के बाद जो है बच्चों ने इतना इस तरीके से घटना को अंजाम दिया कि एक इतिहास बन गया एक बाप का बदला के लिए। तो एक पुत्र के सामने जो है पिता को, जिस पिता ने पाला पोसा होगा, उसी पिता को अगर जो है बेटा अगर देखेगा कि कसाई की तरह अगर कोई काट दिया है, फिर उसी पिता को जो मिट्टी को, शव को जिस तरीके से लोग कुत्ते को घिसराते हुए ले जाते हैं खुत्थियों में, उसी तरीके से इनके पिता को भी ले जाएगा आंखों के सामने। आज उस पुत्र पर उनकी भावना को समझ सकते हैं हम लोग की हिम्मत नहीं लेती जो रिपोर्टिंग करने की, लेकिन मजबूरी है कि अगर हम समाज की सच्चाई को दिखाएंगे नहीं तो जो मामले हैं और भी दबते जाएंगे, और जो अपराधी इनके हौसले बढ़ते जाएंगे। भैया कैसे घटना घटी, कब पता चला? कैसा तो नहीं बता पाएंगे कैसे घट गई, लेकिन ये हम जानेंगे। आपसे बताना चाहेंगे कि रात 9 बज रहा था उस वक्त। पिताजी हमारे पिछले 25 वर्ष से वहाँ थे,
और हमारे गार्जियन स्वरूप थे पिताजी, और हमारे पूरे परिवार के 4 पटीदारों में सबसे श्रेष्ठ थे। जी। और पिताजी के पास ही सब लोग रहते थे। दिन में शाम को अक्सर वो अकेले ही रहते थे। जी। और हम लोगों ने वहाँ पे उनको खाने पीने की व्यवस्थाएं जो भी थी दे करके घर आना चाहा। माता जी को लेकर के घर आया। फिर से मैं इधर से रिटर्न जब वहाँ गया तो पिताजी की मेरी हत्या हो गई थी। जी। उसके बाद हम चीखना चिल्लाना चाहें, दहशत मेरे अंदर भी आ गई। गांव वहाँ से थोड़ा दूर है, तो इसी में हम बीच में गांव वालों को या किसी और अन्य आदमी की सहायता लेने के लिए मैं भाग दौड़ मचाया, तो इसी में दरिंदा मार के उनकी शव को घसीटते हुए लेके गया। यानी कि जब आप वहाँ पर आप पहुँचते हैं तो जो अपराधी मारा था, क्या नाम उसका? बाकेलाल पुत्र धर्मेंद्र निषाद उसका नाम है। वो पूरी तरह से मार चुका था। जी। उनको सोते हुए ही स्थिति में मार दिया है। उसके बाद भी उसका दिल नहीं माना, उसको खींच के लेके गया। जो बेटा अपने पिताजी की ठोकर को नहीं बर्दाश्त कर सकता था, कभी उनकी खांसी को कभी नहीं बर्दाश्त किया, उस बेटे ने जीते जी मर गया। उसका बाप जब घसीट के चला गया, कर तो कुछ नहीं पाए हम, सिर्फ एक आशा उम्मीद के साथ कि प्रशासन जो भी निर्णय लेगा वो संभवतः अच्छा लेगा। जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो किस अवस्था में देखते हैं? क्या जो धर्मेंद्र था, जो मारा था दरिंदा, वो वहाँ पर खड़ा था या कुछ हरकतें कर रहा था? वो मारता था। जब मैं देखा उसको तो वो चला रहा था। यानी जो मतलब वो किस चीज़ से मार रहा था? वो धारदार हथियार है। जी। जो उसको कहेंगे बाका या हंसिया, जो भी कहेंगे। जी। जी। हम तुरंत भाग दौड़ मचाना चाहें, लोगों को बुलाना चाहे, तो वहाँ से भाग के हमको कुछ दूर जाना था। जी। वहाँ जब गए बुलाने के लिए, तो इसमें फिर रिटर्न आए तो हमारी पिताजी के बॉडी को वहाँ से लेके जा चुका था। जी। यानी जब आप पहुँचते हैं तो मतलब कि धारदार हथियार से मतलब मार रहा था लगातार। हाँ। फिर जब तक आप गांव लोग को बुलाने जाते हैं तब तक वहाँ से मिट्टी को लेके चला खींच के लेके जा चुका था। जी। हम ये भी बताना चाहेंगे को मारना तो अच्छी बात है, को अकेले ही था, ये तो सही बात है, को अकेले ही मारा है। जी। और किसके कहने पे मारा है ये जानना हमको, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको वहाँ आगे भी रहना है। क्या कारण है, उसकी क्या मांग क्या थी जिसके लिए उसको उनकी जान लेना पड़ा। क्या जैसे ये आंकड़ा है कि क्या जिस समय वार किया उस समय आपके पिताजी सो रहे होंगे? बिल्कुल सो रहे थे, 100% सो रहे थे पिताजी हमारे। अगर हम बता दें, अगर इतिहास देखा जाए तो लोग पहले पीछे से वार नहीं करते थे। अगर कोई व्यक्ति पीछे है, पीछे से वार नहीं किया जाता। लेकिन आज के जो अपराधी हैं, सोते हुए व्यक्ति पर, यानी कि जो व्यक्ति सो रहा है उस पर भी वार करने में जो है लोग नहीं डरते हैं। कारण क्या है कि किसी भी अपराधी को इस तरीके से दंडित नहीं किया जाता है कि उनके अंदर कोई भय व्याप्त हो। तो लगभग कितने वार जो आपके पिताजी पर किया होगा? हमारे पिताजी के पूरे शरीर पे कम से कम 50 बार वार किया है। कोई अंग नहीं बचा था जहाँ उसने घाव नहीं किया है। यानी कि आंखों से देखने लायक नहीं, देखने लायक नहीं था। ये काम जो भी किया है, लेकिन वो मिट्टी में डाल दिया, थोड़ा सी उनकी बॉडी की जो है शोभा बढ़ गई, नहीं तो हम लोग देख नहीं पाते इसको। ऐसा काम कर दिया। अच्छा, जो धर्मेंद्र है, अगर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया तो क्या पहले से कभी उससे कोई बात विवाद या किसी चीज़ को लेकर लफड़ा उफड़ा था कोई? इसी चीज़ को हम भी जानना चाहेंगे, जानने के लिए कि हमारा कोई उससे जाति दुश्मनी नहीं था। बहुत पिछले बहुत वर्षों से, 25 वर्षों से हम लोग रह रहे, पारिवारिक संबंध था हमारा। उसकी उम्र क्या रही होगी जो धर्मेंद्र जो मारा है? धर्मेंद्र का लगभग उम्र 40 से 45 के बीच में जो भी हो। जी। संभवतः 45-46 हो गया। जी। और हमारी उससे कोई जाति दुश्मनी नहीं थी। हम इसी से ज़्यादा चिंतित है कि इसी क्या दुश्मनी थी जो उनके जान लेने पर उसको मजबूर कर दी। क्या इसके पहले भी वो कुछ इस तरीके की घटनाओं को करता था, छोटा मोटा कोई क्राइम? जैसे वो किया होगा, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं किया है, लेकिन किया होगा। हमारे सामने पहली बार वो ऐसा किया है। जैसे जेल में कभी वो गया हुआ है? हाँ, उसका कुछ हरकतें उसकी गड़बड़ है। जी। वो हरकतें उससे, वो अपनी पुरानी हरकत उसकी गड़बड़ है। कभी कुछ उसका जो है कंडीशन ठीक नहीं था। जी। और थोड़ा सा मारपीट, झगड़ा, लड़ाई और नशा का थोड़ा प्रवृत्ति ज़्यादा था उसके अंदर। तो उसकी प्रवृत्ति जो गड़बड़ थी, पहले से ही चल रही थी। लेकिन इसमें हम
यही सिर्फ निकालना चाहते हैं कि व्यक्तिगत उसका कोई मतलब फंडा था जिससे वो ऐसा कर दिया। जैसे कुछ लोग होते हैं बातें 5 साल 10 साल पुरानी हो जाती हैं, क्या कभी आपके पिताजी ने कभी कोई डर आपसे मतलब कि प्रकट किया हो कि हमको कभी कोई डर लगा या इससे कोई बातचीत हुआ, कोई इस तरीके की बात कही थी पिताजी आपसे? उससे 34 साल मेरी उम्र है। हमारे पिताजी पूरे उम्र में हमसे कभी नहीं कि हमको फला आदमी से डर है, कभी वैसा काम भी नहीं किए कभी, नहीं ऐसा कुछ नहीं। और ना ही उससे ही मेरा कोई कुछ लफड़ा हुआ हो या हमको ऐसा लगा हो कि हमारा उससे अनबन चल रही या कुछ कर सकता है। अच्छा, आपके घर से मतलब जहाँ पर रहते थे जो पाही है, कितनी दूरी रही होगी धर्मेंद्र के घर की? हमारे पाही से फर्स्ट उसी का घर पड़ेगा 500 मीटर के अंदर, 350 400 मीटर, 450 मीटर। जैसे जब कभी आप जैसे खाना लेके गए उस दिन तो घटना को अंजाम दिया, कभी आप खाना ना लेके जाते थे आपके पिताजी के पास, वो उठता बैठता भी था, क्या आता जाता भी था, क्या ऐसा भी था? उसका आना जाना रहता था लेकिन कभी रात में नहीं था जी। दिन में आता था, कभी तो पैसे से वो लकड़ी उकड़ी काटता था जी। तो उसके लिए भी कभी कभी आता था। बकरी रखा है, बकरी उकड़ी को खिलाने चलाने के लिए भी आता था। रात में वो कभी नहीं आया था हमारे यहाँ। नहीं, रात में पहली बार उस दिन? पहली बार आया था जी। हाँ, कभी नहीं आया था। अगर देखा जाए तो कोई जिस तरीके से परिवार बता रहा है, तमाम लोग हैं मतलब कि कुछ न कुछ बातें बीच में होती हैं, लेकिन जिस तरीके से बता रहे हैं कि उसका कोई भी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन इस बातों का जो एक अर्थ निकलता है कि इसके पीछे लगता है कि किसी की उसके पीछे मतलब हाथ है, नहीं तो वो ऐसी हिम्मत करता नहीं। हमको पूरी तरह से ये हमारे अंदर ये फील हो रहा है कि जिससे हमारा व्यक्तिगत व्यवहार इतना अच्छा हो, वो जान लेने पे क्यों उतर जाएगा। हो सकता है उसके पीछे किसी और का हाथ हो, उसको करवाया हो। हम यही जानना चाहेंगे कि अगर स्वयं किया है तो उसको क्या तकलीफ़ थी, और किसी ने करवाया है तो उसका क्या हमसे क्या तकलीफ़ था जो करवाया है। अच्छा, जो रात में ले जा करके सब को मिट्टी में गाड़ दिया था, कितनी दूरी पे ले गया? हमारे घटना स्थल से 200-250 मीटर की दूरी पे ले गया था। और ये तो साफ जाहिर है कि वो लाश को लेके जाने में अकेला नहीं था, उसके साथ सहयोगी थे अन्य। अब कितने सहयोगी थे मौके पे हम देख नहीं पाए हैं। मतलब कि जैसे अगर कोई घटना को अंजाम देता है तो भाई पत्थर दिल वाले ही ऐसा करते हैं, लोग कांप के वहीं गिर जाते हैं। एक थोड़ा सा खून अगर देख लेते हैं, अगर ऐसे अपराध को अंजाम दिया है तो उसका मतलब कि कई लोगों का साथ रहा होगा, नहीं तो अकेले की बस की बात नहीं थी। क्योंकि अच्छा, जो गड्ढा जो खोदा था पहले का गड्ढे में मिट्टी डाला या गड्ढा ताज़ा खोद करके वो डाला गया? ऐसा है कि कोई तत्काल गड्ढा नहीं खोदा है जी। वो मिट्टी ही थोड़ा झोर टाइप की गड्ढे टाइप की थी जी जी। उसी में बॉडी को रख करके ऊपर से मिट्टी गिराया है। जी जी। जो असलहा जो हथियार लिया था उसी से खोद के गिराया है ऊपर से। मेड़ की मिट्टी मेड़ के पास चिपका के रख दिया, खाई की में चिपका के बॉडी को ऊपर से मिट्टी गिरा दिया। जी जी जी। अगर देखा जाए जो है तो अपराधी बहुत ही साहसी, बहुत ही हिम्मती था कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद भी उस मिट्टी को दूरी ले जाता है और वहाँ पर जो है कुछ मिट्टी डाल देता है। तो ये बात साबित होती है कि जो अपराधी हैं उनको डर और भय नहीं है, नहीं तो घटना के बाद वो तुरंत भाग भी सकता था। बिल्कुल भाग सकता था। अगर उसको ये था कि सिर्फ उनको मार देना है तो मार के छोड़ के जा भी तो सकता था। उनकी बॉडी को क्यों ले गया यहाँ से उठा करके, और बॉडी को अकेले लेके जाने में समर्थ नहीं था, ये हम कह रहे हैं। क्योंकि मरने वाले हमारे पिताजी हैं, मारने वाला धर्मेंद्र निषाद है। दोनों की वजन में 20 की दूरी कम से कम 40 से 45 किलो की है। धर्मेंद्र निषाद 45-50 किलो होगा, हमारे पिताजी कम से कम 80 से 85 किलो के रहे होंगे। उनको कैसे उठा के ले जाएगा अकेले, हम नहीं समझ पा रहे इस बात। इसमें यह सत्य है कि कोई न कोई उसका सहारा बना है, कोई मदद किया है बॉडी को ले जाने में। कौन है, या शासन वाले प्रशासन उसको रिमांडेड करके उससे वहीं पे पूछे या कि अपने तरीके से इंक्वायरी करवाए, लेकिन इसके निचोड़ निकाल के ज़रा सामने लाए तो अच्छी बात होगी। अगर ये देखा जाए जो घटना को अंजाम इन्होंने दिया है और ऐसा जो अपराधी है जिससे बता रहे हैं कि जातिगत कोई दुश्मनी नहीं है, तो इसमें कोई छोटी साजिश नहीं, बहुत बड़ी साजिश हो सकती है क्या? जैसे चुनावी माहौल चल रहा है, ऐसे में भी तो कोई गाँव गाड़ा से ऐसी कोई बात तो नहीं थी? नहीं, हमारा कोई राजनीतिक मन से हमारा कुछ लेना देना नहीं। जी कुछ नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर गांव का कोई व्यक्ति विकास कर रहा तो भी लोग नज़रों में गाड़ लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है अभी तक, हमारे समझ से तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हमारे कोई ऐसे किसी से दुश्मनी सामने आमने नहीं है। अब तक जो है आपको प्रशासन से सहयोग कितना मिला?
प्रशासन से मेरा पूरी तरह संतोषजनक सहायता कुछ नहीं मिला है। इसलिए सहायता नहीं मिली है कि हमने जिस वक्त वहाँ पर पहुँचा, हमने प्रशासन से सबसे पहले ये पूछा कि क्या हुआ है। प्रशासन कहा कुछ लफड़ा हुआ, अभी बताते हैं। ये कोई जवाब उसका नहीं हुआ। उसको साफ बोलना चाहिए तुम्हारे पिता की हत्या हो गई, उसकी बॉडी वहाँ दफन कर दी गई, या अपराधी भाग गया है, हम उसको हिरासत में ले लिए हैं, या कुछ उसको बताना चाहिए। अपराधी को हिरासत में ले करके थाने पर सुपुर्द कर दिया, थाने पर बैठा दिया उसको, थाने वालों को। इसके बाद तब हमको सूचित कर रही है कि हम अपराधी को ढूंढने जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ थाने में रखने के बाद आपसे हाँ, तब बता रहे, भरमा करके रखाया। उसके बाद तब हमने जाना, कहाँ अपराधी पकड़ा गया। तो हमने कहा चलो ठीक है, शासन वाले कुछ तो मदद की हमारी। मार के भाग भी सकता था, जब मारते हुए उसको नहीं पकड़ सकते तो भागने में कहाँ पकड़ पाएंगे उसको। उसके बाद बॉडी को ले जाकर पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने हमारे जिला अस्पताल सदर में सुपुर्द किया, जिसकी व्यवस्था बहुत असहनीय है, वहाँ आप लोग जानते ही हैं। वहाँ से फिर बॉडी निकाल के हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज पूर्वांचल में हुआ। उसके बाद बॉडी वहाँ से ला के हम लोग अंतिम संस्कार किए। कुछ तो जो बचा खुचा, जो हमारी जो उम्मीदें थी, जो हम लोगों के परिवार से जो लगी थी कि पिताजी का अंतिम संस्कार में सब लोगों का दर्शन होगा, ये शासन वालों ने नहीं करने दिया, क्योंकि बॉडी का इतना व्यवस्था खराब हो गई थी कि उस दुर्दशा को हम दिखा नहीं सकते थे किसी को। इसमें शासन की भी बहुत लंबी लापरवाही है। यहाँ पर तब से कोई घर पे आया या घटनास्थल पर कोई गया? फिर जब से घटना रात 12 बजे से जब बॉडी लेके पंचनामा के लिए वहाँ से निकली है सरकार के प्रशासन वाले, तब से रिटर्न हमारे पास कोई नहीं आया कि आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। कोई आया, कोई नहीं, कुछ नहीं आया। और ऐसी स्थिति में वो लोग इतना निडर होकर के यहाँ से घटनास्थल को छोड़ दिए, जैसे उन लोगों को लगा कि इसके बाद अब कुछ होने वाला नहीं है। शासन वालों को भी लगा अब इसके बाद कुछ नहीं होगा। ना हमको कुछ सुरक्षा मिली, ना और कोई बात हुई, ना हमसे कोई पूछने ही आया। सुबह से लेकर के आज तक अभी पूछने कोई नहीं आया। बॉडी को लेके गए, उसके बाद से हमारे पास कोई नहीं है। आप लोग मतलब यहाँ केवल इस इंतजार में बैठे हैं कौन आएगा, कौन न्याय देगा हमको? न्याय की बात तो गुहार तो मुझसे जो FIR दर्ज कराना था यशो साहब के निर्देश पे, या हमारी जो गर्ज थी, जो हमारी तकलीफ थी, हमने दे दिया है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं अब उनके मर्जी, वो लोग जाने। लेकिन ये भी हमको नहीं बताए हैं अभी तक हाँ ये चीज़ हो चुका है, या वो रिमांड में है, या वो चालान उसकी हो गई है, जिला कार्यालय में गया कि नहीं, कारागार में गया कि नहीं गया, ये चीज़ अभी हम नहीं जानते। नहीं, कोई भी एक भी सिपाही हो, कोई भी एक अधिकारी हो, कुछ नहीं पूछा है मुझसे। नहीं। अच्छा, उस दिन क्या आप दिन उनमें गए थे? पिता जैसे 9 बजे आप खाना लेके गए, क्या दिन उनमें फिर गए थे? पूरा दिन थे वहीं पर। पूरा दिन थे। हमारी माता जी थी, हमारी पत्नी जी थी। लास्ट में पिताजी से कुछ बातें होते होकर आए थे क्या? पिताजी से हमारी व्यक्तिगत बातें आधे घंटा पहले हुई थी। वैसे जनरल बातें होती रहती थी। जब हम निकलना चाहे वहाँ से, बोले भैया कहीं जा रहे हैं, हम कहा नहीं जा रहे हैं। आखिरी शब्द था उनका, हमारे लिए एक जूता लेके आना। हमने कहा सुबह ले लेंगे तुम्हारे लिए। नया जूता लेने? हाँ, नया जूता। और पता नहीं क्या मुकद्दर ने साथ दिया, मतलब ना हमको खरीदने की आवश्यकता पड़ी, ना तो पहन पाए। यही है कि अपराधी तो अपना अपराध करके चले जाते, लेकिन उसके पीछे जो परिवार की पीड़ा होती, कितनी पीड़ा होती कि पूरा जीवन इनको यही बात शब्द याद रहेगा कि हम पिताजी जूता मांगे और हम जूता लेकर नहीं पहुंच सके। बहुत ही दुखद बात है। और हम बता दें कि जो है वो लगभग कितने भाई थे यादव जी? हम 4 भाई थे। अगर कह लिया जाए तो जैसे एक जोड़ी थी राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न की, आज 4 भाइयों में से एक जोड़ा भी छोड़ दिया। हमारे भाई निर्दोष थे, उनका समाज में अच्छा लोगों में व्यवहार था, किसी से कोई झगड़ा नहीं था। और उस जगह जो अपराधी आज अपने आप को दोषी करार किया है, पुलिस हिरासत में है, उससे उनका कोई व्यक्तिगत व्यवहार नहीं, डांड मेड़ का कोई झगड़ा नहीं, कुछ लेना देना नहीं। आखिर में हम लोग इसी में उलझे पड़े हैं कि इसकी गुत्थी खुलना चाहिए कि उसके पीछे अगर जब भी कोई साजिशकर्ता होगा तो साजिशकर्ता का कम से कम हम लोग को नाम या चेहरा कुछ न कुछ प्रशासन ज़रूर दिलाए, ताकि हम लोग सतर्क रहें। हमारी वहाँ अगर जब भी प्रॉपर्टी है, खेती बाड़ी है, पशुपालन है,
बच्चे बूढ़े छोटे बड़े हमेशा आना जाना सबका लगा रहता है। रात बिरात दिन दहाड़े अगर जब भी प्रशासन इतना ज़्यादा ये जितने कत्ली हैं, जितने पेशेवर आरोपी हैं, उन लोगों को अगर इतनी मुहैया देता रहेगा और हम सीधे साधे किसान इतना ज़्यादा सताए जाएंगे तो उनके आतंक से हम आखिर में कैसे ज़िंदगी जी पाएंगे और कैसे अपनी खेतीबाड़ी कर पाएंगे। एसपी साहब से तो हमारी एकदम रिक्वेस्ट यही प्रार्थना है कि उन्हें अपना परिचय देना चाहिए। अगर हमारे साथ अच्छा आरोपी के साथ जो दफ़ा लगना चाहिए उस दफ़ा का परिचय देंगे और हमारे परिवार को यहाँ आके सांत्वना या आगे जैसे जैसे उनके विवेचक हमारे जो हैं राजेश कुमार मिश्रा जी, हमारी इस 302 के विवेचक राजेश कुमार मिश्रा जी हैं, हम उनसे यही उम्मीद करेंगे कि विवेचना हमारे हिसाब से ऐसा करें कि हमारी आई विटनेस जो डालना है तो आई विटनेस हमारा जो है उसको आई विटनेस डालें। अगर जब भी बच्चा वहाँ हमारा ये भतीजा अपने बाप के कातिल को देखा लेकिन उसके हाथ में हथियार होने के हिसाब से उनके नज़दीक न गया, लोगों को अगर जब भी गुहार लगाने या लोगों को बुलाने के लिए आया है तब तक वो इतनी निर्भीकता पूर्वक वो उठा के ले जाके वो शव को मिट्टी में गाड़ दिया। अगर प्रशासन का जरा भी उसको दहशत रही होती तो हत्या करने के बाद में उसका कलेजा ढल जाना चाहिए था। प्रशासन अगर जब भी अपना रुख, लेकिन प्रशासन अपराधियों को, पेशेवर मुजरिमों को इतना ज़्यादा से ज़्यादा तक राहत मुहैया कर रही है, इतना रिलीफ दे रही है कि वो क्राइम करने से जरा भी पीछे नहीं मुड़ रहा है। लेकिन हम आग्रह करेंगे माननीय एसपी साहब से कि एसपी साहब हमारे इस भाई की हत्या में इतने अच्छे आदेश दें रमेश चंद्र मिश्रा जी को कि ये विवेचना हमारे विवेचक वही हैं। अब हमें जो भी प्राप्त होगा राजनीति, ये अपना प्रशासनिक सहारा इन्हीं से प्राप्त होगा। अगर ये विवेचना बढ़िया से करेंगे, जितने हमारे नामांकित हैं एफआईआर में, एक आरोपी अभी उसमें जमा हुआ है, दूसरे आरोपी का अभी पता नहीं है, और 2 अज्ञात लोगों का जो संदिग्ध आरोपी हैं वो संदिग्ध आरोपियों की भी ढंग से वो लोग तफ्तीश करके निकालें कि नहीं सही में आरोपी कौन होगा। और बाकी दुख का तो कोई नाप तौल नहीं है कि हम कितने दुखी हैं। हमारे भाई का बल था, आज भाई नहीं है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा तक हम लोग यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रशासन अच्छा तफ्तीश करेगा, अच्छी विवेचना करेगा, जिससे आरोपी की फांसी हो जाए। आरोपी को फांसी तक अगर जब भी 302 में अगर जब भी फांसी तक नहीं पहुंचाया गया तो कौन सी केस ऐसी है जिसमें फांसी करा देंगे। जिस तरीके से वो निर्मम तरीके से काटा था, क्या आपने देखा था जो कि मतलब शरीर को देख? अरे शरीर को देखने के बाद क्या दिल दहला देने वाली दशा उनकी बना दिया था। किसी भी बॉडी को 50 जगह धारदार हथियार से अगर छेद डाला गया हो, काट डाला गया हो, एक एक घाव की गहराई 4-4, 6-6 इंच हो, ऐसे लहूलुहान लाश अपने भाई की कोई भी दुनिया का कोई भी भाई हो, हम शासन से ही अपना आग्रह करेंगे कि उनके घर पर अगर कोई अपराधी इस तरह का अपराध कर देगा तो उन्हें कितना दर्द होगा। अपने दर्द के समान दर्द हमारा भी समझें। अब यही है कि अब प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल है कि क्या इस परिवार को न्याय मिल पाता है, या जो ऐसे अपराधी हैं जिस तरीके की वारदात को देते हैं, 50 घाव करना और जिस्म को जो है इस तरीके से काट देना, जिस तरीके से लोग सब्जी काटते हैं, जानवरों को काटते हैं, उस तरीके से इंसानों को काट जाना जो है, ये सरकार पर बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर में जो जौनपुर की जनता है वो कैसे जी पाएगी। भैया उस समय आप कहाँ थे? उस समय हम तो घर में सोए हुए थे और हमको बताया गया कि वो हमारे छोटे भाई की औरत गई वहाँ, हमारे घर में गेट लगा हुआ है, गेट को खड़खड़ाती है। मैं उठा, उसके आवाज़ चीखने चिल्लाने की सुना, तो आ करके उसको देखा, पूछा क्या हुआ, तो बोली भैया बाबूजी को कौन मारा था। तो हम
तुरंत जो है उठे। हम जिस अवस्था में सोए हुए थे, एक लुंगी लपेटते हुए तुरंत अपने बेटे को आवाज़ दिया। हमारे घर पे 4 व्हीलर गाड़ी थी, मैंने उसको आवाज़ दिया, गाड़ी स्टार्ट कर, तुरंत चलते हैं, चाचा जी को किसी ने मारा। और हम वहाँ पर जा कर के स्थल पर जब देखते हैं तो वहाँ पर हमारा ये छोटा भाई राजेश कुमार, जो कि उनके ही बेटे थे, उन्होंने इतना चीख और चिल्ला करके आवाज़ लगा रहे थे कि ज़िंदगी ख़राब होगी, पिताजी की ज़िंदगी लूट लिया। फिर हमने जा कर के वहाँ पर तमाम लोग पहुँचे, गए, देखा तो शायद प्रशासन वहाँ पहले से वहाँ पर जाने से मना किया था कि वहाँ जा कर के मिट्टी को किसी से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो हमने जा कर के जब मिनिमम 2 मीटर दूरी से देखा तो हमारे पिताजी का लेफ्ट हैंड लगभग 6 इंच दिखाई पड़ रहा था, बाकी संपूर्ण रूप से बॉडी मिट्टी से ढकी हुई थी। दिल दहल गया, रोते हुए वहाँ से भागा। हम आए फार्म हाउस पर, वहीं अपने रोते बिलखते रहे। उसके बाद प्रशासन वहाँ पर आई है, लोगों का जमखड़ा लगा, लगभग 2000 आदमी वहाँ पर आ गए। घंटों तक वहाँ माथापोरी हो गया। उसके बाद पंचनामा हुआ। उसके बाद मिट्टी को वहाँ से उठा करके फार्म हाउस पर लाया गया। उसके बाद वहाँ से प्राइवेट गाड़ी करके हम लोगों ने प्रशासन के आदेश पर मिट्टी को उठा करके एक डाला बॉडी में रख करके उसको सदर अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ की वहाँ की व्यवस्था एकदम असहनीय है, जिसका खुलने में भी हमको शर्म आती है प्रशासन के द्वारा। और हम लोगों ने दूसरे दिन जब वहाँ पर लगभग 12 साढ़े 12 बजे वहाँ से मिट्टी को बरामद किया है, मिट्टी की दशा एकदम क्या कहें, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कोई प्रबंध है? उसके बाद बिल्कुल वहाँ से हम लोग ले आ कर के मेडिकल कॉलेज पूर्वांचल से पोस्टमार्टम में जो है लाइन लगाया। लगभग 1:30 बजे वहाँ पर हमको पोस्टमार्टम करके लाश मिली और मिट्टी को लेकर के हम लोगों ने अपने घर पर आए। यहाँ पर मिट्टी को जिस दशा में वहाँ से पैक करके दी गई है, उस मिट्टी को हम लोग खोलने में असमर्थ रहे। उसमें से दुर्गंध आ रही थी अव्यवस्था के कारण। अंतिम दर्शन नसीब नहीं हुआ? अंतिम दर्शन किसी का नसीब नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों ने ले जा कर के, जो हम लोगों का कर्म धर्म था, एक पिता के प्रति, एक चाचा के प्रति, एक परिवार के प्रति, हम लोगों ने ले जा कर के मिट्टी का अंतिम संस्कार अपने ग्राम घाट छुंछा घाट पर किया। जब से अभी तक यहीं बिलख रहे हैं, अभी तक किसी ने कोई प्रकार का, न तो कोई सहायता, न तो कोई नेता, न तो कोई प्रशासन, अभी तक हमारे दरवाजे पर किसी ने हमारा हाल चाल पूछने नहीं आया। बस यही है, और क्या कहूँ। इतनी दुखद बात है कि आज मतलब ये तीसरे दिन की घटना है। कल आप तीसरे दिन की घटना, कल अंतिम संस्कार किया गया, परसों की रात की ये घटना है। अब आज आप लोगों का दर्शन हुआ, अब हम आपके बहुत आभारी हैं। आप हमारे परिवार में आकर के हमारे दुखद अवसान पर शामिल हुए और सदैव आभारी रहेंगे सर। और आपसे अनुग्रह करेंगे हमारे इस घटना को प्रशासन को मुहैया कराया जाए, प्रशासन को जागृत किया जाए, प्रशासन को बताया जाए, जो क्षेत्रीय नेता हैं उनको पहुंचाया जाए कि तुम्हारे क्षेत्र में प्रशासन, सराय ख्वाजा थाना प्रभारी साहब, एसपी साहब, एसडीएम साहब, डीएम साहब, जिन लोगों के क्षेत्र में हमारा यह ग्राम निवास है, हर किसी को यह अवगत कराया जाए कि नहीं, जो परिवार इसमें पीड़ित है, जिसके परिवार के मुखिया को काट कर फेंक दिया गया, निर्मम हत्या कर दी गई, वो भी निराकारण हत्या की गई, कोई कारण नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई अधर्म नहीं। जिस परिवार की हत्या की गई, आज तक उनके नाम से कभी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में उनके नाम का आज तक किसी प्रकार का कोई FIR तक दर्ज नहीं है, और कभी वो किसी से झगड़ा झंझट नहीं किए हैं। और इतने बिजी आदमी थे कि जिनके जिम्मे 4 आदमी का काम अकेले करते थे अपने परिवार के पालन करने के लिए। 25-25 भैंस वहाँ पर हैं, आप मौजूदी हालत में जा कर के देखिए, और एक घोड़ा भी है वहाँ पर। हमारा खेती है, गृहस्थी है, छोटा मोटा घर परिवार है, मशीन है। हम लोग उसी के आश्रय पे जीवन जी रहे थे, और हमारे ज़िंदगी को, हमारे जीवन की व्यथा को, हम लोगों के जीवन के आश्रय को, हम लोगों के छत को इतने बेरहमी से उजाड़ दिया गया, जो कि उसका क्या बयान करें आपसे। प्रशासन से यही अनुग्रह करते हैं, एसपी साहब से अनुग्रह करते हैं, थाना प्रभारी से अनुग्रह करते हैं कि आप लोग हमारे इस कथा व्यथा में आकर के सहयोग दें,
हमारे साथ तो जो हुआ भगवान करें और किसी दुश्मन के साथ न हो, हम यही अनुमति करेंगे, यही उम्मीद रखे हैं अपने प्रशासन से कि यह दोबारा किसी और भाई बहन बेटी के साथ ना हो जो हम लोगों के साथ हुआ है। हम लोग बगैर आक्रोश, बगैर किसी जो है तकलीफ दर्शाए हुए, हमने किसी को बगैर किसी को, हाँ गांव बहुत नज़दीक है, वहाँ लगभग 2000 आदमी जो है इकट्ठा हुए, आक्रोशित हुए, लेकिन हम लोगों ने किसी प्रकार का किसी को इजाज़त नहीं देते हुए अपने मट्टी को जो है सरकार के सुपुर्द कर दिया और मट्टी का अंतिम संस्कार कर दिया। अभी तक किसी प्रकार का कोई क्राइम नहीं हुआ है, न किसी से कोई बातचीत हुई है। उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो भी प्रशासन हमारे लिए न्याय देगा हमें वही सिरोधैर्य होगा, और यही उम्मीद भी करते हैं कि हम लोगों को न्याय मिले, क्योंकि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है और जो व्यक्ति हत्या किया है उनके बॉडी वेट में समांतर लगभग 30 केजी का फ़र्क है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 किलो का होगा। हमारे चाचा जी लगभग 75 से 80 केजी का वेट था, और वो अकेले उनको बोटी बोटी काट के अकेले मिट्टी को 300 मीटर दूरी पर ले जा कर के दफना देना उसके अकेले की बस की बात नहीं है। इसलिए हम सरकार से अनुग्रह करेंगे, हमारे इस मर्डर केस में जो है इसकी गुत्थी सुलझाएं, हमारे दुश्मनों को हमारे सामने ला करके जागृत करें कि ताकि हम उससे सदैव सतर्क रहें। हमको फिर उसी जगह पर जाना है, उसी जगह पर रहना है, हमारा सारा जीवन उसी जगह पर जो है बीतना है, क्योंकि हम उस जगह कर छोड़ के जाएं भी तो जाएं कहाँ, और कोई दूसरा घर द्वार या कोई दूसरा फार्म हाउस या कोई दूसरा खेती गृहस्थी तो है नहीं। हमको मजबूरन वहाँ जाना है। आज की डेट पर वहाँ जा कर के हम खड़े होते हैं तो वहाँ पर हमारी रूह कांप जाती है, हाथ पैर थरथराने लगते हैं। वहाँ पर हम पशुओं का सेवा कैसे करें, पशु वहाँ बगैर चारा पानी के मर रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी तक हमको किसी प्रकार का कोई सहायता नहीं मिला। बाड़ी जाने के बाद अभी तक कोई प्रशासन यहाँ पर आने का कोई कृपा नहीं किया है, किसी से पूछताछ नहीं किया है, हमारे घर पर नहीं आया है, घटनास्थल पर अभी कोई नहीं गया है। वहाँ पर घटनास्थल पर किसी पुलिस वाले को रोका नहीं गया है हमारे सहायता के लिए कि अगर बाड़ी जा रहे हैं, यहाँ से लोग जा रहे हैं, अपराधी अभी एक ही केवल वहाँ है, और कोई अपराधी हो और कोई घटनास्थल पर लगे हाथ कुछ और भी कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया हम लोगों के साथ में। बता दें जिस तरीके से इन लोगों ने सब्र का परिचय दिया है, तमाम जो है आप लोगों ने देखा होगा कि रोड पर एक्सीडेंट हो जाता, लोग रोड को जाम कर देते हैं, जबकि गाड़ियों का एक्सीडेंट होना एक नॉर्मल बात है। लेकिन यहाँ पर इतनी बेरहमी से मार देने के बाद भी जिस सब्र का, जिस संतोष का, जिस मतलब एक सामाजिक चीज़ का इन लोगों ने परिचय दिया है कि कोई यहाँ पर ना लफड़ा ना कोई बवाल, तो इन लोगों ने इसलिए किया है कि हमको प्रशासन से जो है न्याय मिलेगा। बिल्कुल सर, नहीं तो अगर उस तरीके से अगर देखा जाए तो आप लोगों को बराबरी में था नहीं हो। डर बराबरी की नहीं, 2% और 100%, 98% का फ़र्क है। हम लोग जब चाहें जब उनको उजाड़ के फेंक सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसलिए नहीं किया कि वहाँ पर अपराध करने वाले शायद 4 होंगे, 5 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4, 6, 8 होंगे, या 1 ही 2, 4 होंगे, उसको तो हम कह नहीं सकते हैं संख्यक में। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि किसी एक के अकेले की बस की ये बात तो नहीं थी, ये तो आप भी जानते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम वहाँ पर आक्रोशित जनता को लेकर के जाते हैं तो जनता किसको मारेगी, किसको उजाड़ेगी, किसका घर फूकेगी? उसमें जो निरपराध लोग मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, जलाए जाएंगे, फूके जाएंगे, वो हम सह नहीं सकते हैं। हम किसी निरपराध को तकलीफ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि निरपराध हमारे चाचा जी थे, जो उनको काटने पर, उनकी हत्या करने पर, उनको उनके बॉडी को दफना दिए पर जो दर्द मैं महसूस कर रहा हूँ, इसलिए उसकी दर्द हमको करने से पहले दिखाई देती है। इसलिए हम लोगों ने किसी प्रकार का और आक्रोश नहीं किया, और न ही उम्मीद करेंगे हम लोग करेंगे। हम तो ये उम्मीद करेंगे केवल कि सरकार हमारे साथ, प्रशासन हमारे साथ न्याय करे, उस गुत्थी को सुलझाए। कौन है, क्यों ऐसा किया, हमें भी पता लगना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर में अगर उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है तो क्यों दिया है? बस सबसे बड़ा, अगर कोई समस्या होती तो समस्या को सुलझाया जाए, ताकि जो है फिर आगे वहाँ पर कोई घटना क्योंकि हम परदेसी नहीं हैं, हमारा यह गांव है, हमारा पुस्त दर पुस्त यहीं पर रहा है। हमारी 5 पीढ़ियाँ 6 पीढ़ियाँ यहाँ गई हैं। हम लोग लगभग 150-200 साल से हमारे वंशज इस जगह पर रहे हैं। हम इसलिए यहाँ से छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। अगर हमारे साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, कल कदाच और होगा, तब हम क्या करेंगे? आज तो पिता गए हैं, कल हमारा भाई है यहाँ पर, भतीजा है यहाँ पर, हम स्वयं हैं, हमारे अंकल हैं, छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, चाची है, हर कोई उस फार्म हाउस पर आता जाता है। तमाम जानवर हैं, घोड़ा है, भैंस है, और तमाम लोग के जीव जंतु वहाँ पर पाले गए हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो हम लोग आखिर छोड़ के जाएं किसके घर? प्रशासन के घर जाएं
या सरकार के घर जाएं, और क्या कथा व्यथा है हमारे लिए। इसलिए हम यही सोचते हैं कि यह गुत्थी सुलझा करके हमको संतुष्ट इसलिए किया जाए ताकि हम इसके आगे ज़िंदगी जीने के लिए थोड़ा सफल रहें और सतर्क भी रहें, ताकि आ नहीं सकते, लेकिन बाकी जो लोग हैं ये लोग कम से कम चैन की सांस ले सकें। जो परिवार हमारा अब बचा है ये सब के सब सदमे में हैं। वहाँ जाने से डर लगता है। सूरज डूबने के बाद वहाँ रहने में हाथ पैर कांपने लगता है। इतना जघन्य अपराध, सोते हुए इंसान को बोटी बोटी काट डालना और उसको 300 मीटर दूरी पर ले जाकर के दफना देना, ऐसा ज़िंदगी में अपने लगभग 50 की उम्र है हमारी, हम 50 साल के अपने उम्र में ऐसा जघन्य अपराध, मर्डर तो हमने बहुत देखा, अपना मतलब कि दर्दनाक संसार में देखा, लेकिन इतना जघन्य अपराध जो हमारे साथ हुआ है आज तक मैंने कभी किसी को नहीं देखा और उम्मीद करता हूँ भगवान कभी दिखाए भी ना। चूँकि यह इतना असहनीय है, जान निकालने की भी कोशिश करें तो निकल नहीं रहा है। बस यही समझ लीजिए। अब क्या बताएं आपसे, समय बहुत ख़राब चल रहा है। सरकार से यही गुजारिश है, प्रशासन से यही गुजारिश है कि विवेचना करें और इस गुत्थी को सुलझाएं और हमारे पीड़ित परिवार को सांत्वना दें। हम यही उम्मीद रखते हैं। और हम बता